चलिए दोस्तों, तो पहले इंडियन पेंशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं विच इज़ कॉल्ड नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। तो पूरी जो चर्चा है वो हमारे एनपीएस के ही इर्द गिर्द चल रही है, क्योंकि जो मेजर कंपोनेंट है हमारे इंडिया के पेंशन सिस्टम का वो कवर करता है आपका एनपीएस। मतलब मेजर हमारा जो पेंशन एसेट है वो कवर करता है एनपीएस। ऑल्दो अगर हम पेंशनर्स की बात करें तो वो ज़्यादा कवर होते हैं आपके एपीवाई के अंदर। ठीक है सर, चलिए तो बात करते हैं एनपीएस के ऊपर, बेसिक चर्चा करेंगे। दिस इज़ नॉट डिटेल्ड, हम यहाँ पे बेसिक देख रहे हैं। एनपीएस की और भी बहुत सारी जानकारी है जो आपको अलग पार्ट्स के अंदर दी जाएंगी। फिलहाल एक बेसिक ओवरव्यू आपको होना ज़रूरी है एनपीएस के बारे में, काफ़ी कुछ आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। बाकी इसकी जो और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है और प्रैक्टिकलिटीज़ की जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसको हम डील करेंगे अलग से। ठीक है, चलिए जी। तो एनपीएस आया, एनपीएस कब आया? एनपीएस आया सन 2004 में, और 2004 में जब ये आया तो मैंडेटरी कर दिया गया कि अब जो भी गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करेगा, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा 2004 के बाद, उसके ऊपर एनपीएस ही लागू होगा। मतलब कि इससे पहले जो लोग ज्वाइन कर रहे थे उनके ऊपर अलग अलग टाइप के स्कीम चल रहे थे, अलग अलग टाइप के पेंशन प्लान चल रहे थे जो कि गवर्नमेंट द्वारा फंडेड होते थे। बट इसके बाद कह दिया गया कि 2004 के बाद जो भी ज्वाइन करेगा उसको जो पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग पेंशन मिला करता था वो नहीं मिलेगा, वो कवर होगा सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर? एनपीएस के अंदर। एनपीएस जब इंट्रोड्यूस किया गया तो आपको पता है कि जो एनपीएस है वो कौन सी पिलर में आता है? ये पिलर 2 का पार्ट है, जिसके अंदर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। तो एनपीएस के आ जाने से पिलर 2 को एक बहुत तगड़ा बूस्ट मिला, बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिली, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि पिलर 2 हमारा काफ़ी एक्सपेंड हुआ। ठीक है जी। अब इस स्कीम के अंदर बेसिकली होता क्या है, जो गवर्नमेंट है वो एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के तहत को कंट्रीब्यूट करती है। मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है और जो गवर्नमेंट है वो भी कंट्रीब्यूट करती है। दोनों के दोनों लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, परसेंटेज उनका जैसा भी रहा हो। जनरली आप देखेंगे कि जो एम्प्लॉयर है वो 14% कंट्रीब्यूट करता है और जो एम्प्लॉय है वो 10% कंट्रीब्यूट करता है। ऑल्दो ये फिक्स पैरामीटर नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बट द थिंग इज कि को कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लाया गया, जहां पे कहा गया कि गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी और जो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। ये कब हुआ? 2004 में। ठीक है जी। इसके बाद इसकी टाइमलाइन बढ़ी आगे, 2004 में तो ये हो गया। इसके बाद आया आपका 2009। 2009 में क्या हुआ? 2009 में जो एनपीएस आपका स्कीम है इसको ओपन कर दिया गया सभी के लिए। सभी के लिए मतलब क्या है कि कोई एम्प्लॉयमेंट स्टेटस किसी भी इंसान का कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो प्राइवेट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कुछ भी हो, उन सभी के लिए, मतलब सभी लोगों के लिए कोई भी व्यक्ति अपना एनपीएस के अंदर अकाउंट खोल सकता था और उसमें इन्वेस्ट कर सकता था। ऐसा ओपन कर दिया गया कब? 2009 में। बात और आगे बढ़ी। अब इसके अंदर कैटेगरी क्या है? जनरली जो 2009 में ओपन किया गया इसके अंदर जो आपका एज ग्रुप रखा गया है वो रखा गया 18 से लेके 70 साल के लोग। 18 से लेके 70 साल के बीच में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसको एनपीएस में अपना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना हो, इन्वेस्ट करना हो, तो वो अकाउंट ओपन कर सकता है। मिनिमम 500 रुपीज़ से वो अकाउंट ओपन कर सकता है और कंट्रीब्यूशन शुरू कर सकता है। एज ग्रुप होना चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 70 ईयर्स। ठीक है सर। उसके बाद एनपीएस जो है वो इसके आगे और बढ़ा और 2011 के अंदर एनपीएस को ओपन किया गया किसके लिए? कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो हैं वो पहले जनरली डील करते थे किसके अंदर? ईपीएफओ के अंदर। अब इनको कहा गया कि ईपीएफओ तो जहां है वहां है ही है, आपको एक चॉइस दी जाती है कि आप चाहें अगर तो एनपीएस में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर ईपीएफओ से स्विच कर सकते हैं एनपीएस के अंदर। बट ये एक चॉइस दी गई, उनके ऊपर मैंडेटरली अप्लाई नहीं करवाया गया, क्योंकि नहीं करवा सकते आप। ये डिपेंड करता है हर एक कॉर्पोरेट के ऊपर कि वो क्या चाहता है। उसको अगर ईपीएफओ अच्छा लगता है तो वो इसके साथ रहेगा, अगर उसको लगता है कि नहीं मूव करने की जरूरत है तो वो मूव करेगा, और अगर उसको लगता है कि नहीं दोनों में रहने की जरूरत है तो वो दोनों को भी फॉलो कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट। ठीक है सर। उसके बाद ये तो हो गया बेसिक। इससे आपको बेसिक बातें क्या पता लगी, वो आपको टाइमलाइन दिख गया। 2004 में क्या हुआ, 2009 में क्या हुआ, 2011 में क्या हुआ। इसके आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि एनपीएस जो है वो और किसके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ आपने देखा पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हुआ, फिर वो सभी सिटीजन्स के लिए हो गया, फिर वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए हो गया। साथ ही में इसमें कहा जा रहा है कि जो एनपीएस अकाउंट है वो आपका नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो है वो भी ओपन कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथ ही में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है कि एनपीएस अकाउंट जो है वो क्या इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है या नहीं होता।
तो आपको पता होना चाहिए कि एनआरआईज भी जो है वो भी एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है वो भी आपका एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मतलब मोटा मोटा ऐसा कहा गया, अगर इन बातों को जोड़ दे भैया, एनपीएस जो है ना वो सभी के लिए है, किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी व्यक्ति एनपीएस में अकाउंट खोल सकता है। ठीक है सर, अब बात आई कि अगर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी ईपीएफओ में अकाउंट हो, जैसे कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा हो सकता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा कॉर्पोरेट हो सकता है, कोई ऐसा प्राइवेट कॉर्पोरेट हो सकता है जो पहले से ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट कर रहा था, अब उसको मन कर रहा है कि भाई एनपीएस में आना है। तो एक तरीका तो ये है कि ऑनवर्ड एनपीएस में आ जाए, मतलब कि जो ईपीएफ में कंट्रीब्यूट कर दिया उसको वहीं रहने दे, उसमें वैसे ही इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहेगा, वो बात चलती रहेगी, और फ्रेश तरीके से एनपीएस में आ जाए। दूसरा एनपीएस ने क्या फैसिलिटी दी कि अगर आप चाहें तो अपना जितना भी लेगेसी फंड है ईपीएफओ में उसको भी आप ट्रांसफर करवा सकते हैं एनपीएस के अंदर, ये और फैसिलिटेट किया गया। और अगेन ये क्या है, ऑप्शनल है। कॉर्पोरेट्स को कहा गया कि भैया आपने ईपीएफओ में तो कंट्रीब्यूट किया ही है, आप नए सिरे से इसमें कंट्रीब्यूट करें, और अगर आप चाहें तो अपने फंड को भी इसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, ये भी आपको एक ऑप्शन दिया जाता है। अब कॉर्पोरेट्स ने क्या किया, कॉर्पोरेट्स ने ये ऑप्शन दे दिया अपने एम्प्लॉइज को। कॉर्पोरेट्स ने कहा कि भैया एम्प्लॉइज तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एनपीएस चाहिए तो एनपीएस दे देंगे, ईपीएफओ चाहिए तो ईपीएफओ दे देंगे। और ये पाया गया, ये देखा गया डाटा के जरिए कि एम्प्लॉइज ने ईपीएफओ को ज़्यादा प्राथमिकता दी है, ज़्यादा सेलेक्ट किया है, और इस वजह से जो एनपीएस की काउंटिंग है कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज में वो काफ़ी कम है। ठीक है, वॉट एवर द रीजन, बट द थिंग इज कि जो उन्होंने चयन किया, जो डाटा निकल के आया वही निकल के आया कि कॉर्पोरेट्स तो बहुत ड्रास्टिकली चाह रही है एनपीएस में शिफ्ट करना, बट जो उनके एम्प्लॉयज अगर उनको ऑप्शन दिया जाता है तो वो ईपीएफओ के साथ ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी फैक्ट्स की बातें होंगी, जितनी बातें आपको यहाँ पे पता लगी। आगे बढ़ते हैं, कौन मैनेज करता है एनपीएस को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। एनपीएस जनरली जो मैनेज किया जाता है वो गवर्नमेंट खुद मैनेज नहीं करती। एनपीएस को मैनेज करने के लिए 7 प्रकार के प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं जो कि रखे गए हैं। मतलब कि एनपीएस का जो पैसा है वो मैनेज किया जाता है कॉमर्शियली, किनके द्वारा, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के द्वारा। जनरली पूछा जाता है कि पीएफएम की फुल फॉर्म बताइए, तो एनपीएस के संदर्भ में पीएफएम की फुल फॉर्म होती है प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। अब ऐसे ऐसे 7 हैं हमारे पास। कौन कौन से 7 हैं सर, एक शॉर्ट में आपको बता देते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप, ये एक है। दूसरे की बात करें तो आपका एचडीएफसी आता है। तीसरे की बात करें तो आपका आईसीआईसीआई आता है। चौथे की बात करें तो आपका कोटक आता है। पांचवें की बात करें तो आपका एलआईसी आता है। छठे की बात करें तो आपका एसबीआई आता है, और लास्ट की बात करें तो वो आपका यूटीआई है। ये 7 है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। जनरली आपके ऑप्शन में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है, बहुत सारे वहाँ पे नाम दिए होंगे, तो 7 है, बहुत ईजिली आप याद कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। तो ये 7 ऐसे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं जो कि आपको चूज करना पड़ता है। जब आप ऑप्ट करते हो, जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप चूज करते हो कि आप किस प्रोफेशनल फंड मैनेजर को अपना फंड मैनेजर बनाना चाहते हो। आप जिस मर्जी को बना सकते हैं, और लेटर ऑन इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। सपोज मैंने एसबीआई को बनाया, मुझे लगता है कि नहीं मुझे स्विच करके यूटीआई पे जाना है, तो मैं इजीली जा सकता हूं। ठीक है जी, ये बात हो गई। इसके बाद अब जो हमारा पैसा है, जो हमारा एनपीएस में कंट्रीब्यूट होता है, उस पर जो रिटर्न मिलता है, जो हमें उस पर कमाई मिलती है, वो कैसे मिलती है, तो वो मिलती है मार्क टू मार्केट के बेसिस पे। मतलब कि जो आपका पैसा है वो जिस तरीके का आप पोर्टफोलियो सेलेक्ट करते हो उस तरीके से उसको इन्वेस्ट किया जाता है, और डेली बेसिस पे उसकी एक वैल्यू डिराइव की जाती है। उससे आपको पता लगता है कि आपका जो रिटर्न है वो कितना हुआ, बढ़ा, घटा, लॉस में गए, प्रॉफिट में गए, वॉट एवर द केस, वो आपको वहाँ पे क्लियरली मेंशन हो जाता है कि आपने अगर 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था किसी एक पोर्टफोलियो के अंदर, जो भी आपने सेलेक्ट किया था, उसकी मार्केट वैल्यू उसके डे एंड पे क्या रही, और डे एंड पे आपको पता लग जाएगा कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मतलब कि जो आपका फंड है, जो आपका पैसा है, वो डेली बेसिस पे वेरी करता है, उसके अंदर वेरिएशंस आते रहते हैं, और डेली बेसिस पे आप उसकी पोजीशन, अपनी पोर्टफोलियो की पोजीशन को चेक कर सकते हो, जांच कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि क्या प्रॉफिट चल रहा है और क्या लॉस चल रहा है। ठीक है जी, अब पोर्टफोलियो का जो सिलेक्शन है वो कैसे किया जाए। ये पोर्टफोलियो का सिलेक्शन अपने आप में बहुत टफ है। मतलब कि जिन लोगों को शेयर्स की, म्यूचुअल फंड्स की समझ है, वो तो फिर भी इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत टफ है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके अवेयरनेस के लिए बहुत कुछ है जो पीएफआरडीए कर रहा है, और करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान नहीं समझता कि किस किस प्रकार के रिस्क होते हैं, कैसे कैसे इक्विटी ओरिएंटेड आपके पोर्टफोलियोज बन सकते हैं, कैसे कैसे आपके डेट ओरिएंटेड होते हैं, कहाँ का रिस्क है, कहाँ कम रिस्क है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में किस तरीके से किया जाता है। ये सारी बहुत सारी बातें हैं जिसको आपको चूज़ करते
हुए अपना पोर्टफोलियो कंपोजिशन जो है वो डिसाइड करना होता है और ये सब्सक्राइबर खुद से डिसाइड करता है। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे आपसे कहा जा रहा है कि भैया सबसे ज़्यादा रिस्क जो है वो कितना हो सकता है, तो एनपीएस ने लिमिट कर दिया। एनपीएस ने कहा कि अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप 1000 के 1000 रुपए इक्विटी में नहीं लगा सकते। इक्विटी का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा रिस्की, इक्विटी में पैसा लगाना मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे रिस्क है। और अगर वही आप पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाते हो तो यहाँ पे आपका कोई भी रिस्क नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया। गवर्नमेंट ने क्या रेस्ट्रिक्ट किया कि भैया अगर कोई बहुत ही रिस्क लेने को तैयार भी है तो भी वो इक्विटी के अंदर मैक्सिमम जो लगा सकता है वो 75% ही पैसा लगा सकता है, 25% उसको कहीं और लगाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अगर कोई लगाना चाहे तो वो कितना लगा सकता है, पूरे के पूरे 100% इन्वेस्ट कर सकता है। अब इसको आप क्या समझते हैं कि अगर किसी ने इक्विटी में 75% पैसा लगाया है दैट मीन्स वो हाई रिस्क पे है एज पर एनपीएस, और अगर किसी ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 100% लगाया है दैट मीन्स वो सबसे ज़्यादा लो रिस्क, या फिर ऐसा कह लो कि वो नो रिस्क पे, वो नो रिस्क पे ऊपर है। तो अब इसके बीच में आपको कंपोजिशन डिसाइड करना होता है कि भैया 50% ये ले लिया, 10% डेट का ले लिया, कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ले लिया। इस तरीके से आप एक कंपोजिशन तैयार करते हो जो कि आपका पोर्टफोलियो कहलाता है और उस हिसाब से आपका रिटर्न्स आता है, जिसके अंदर हम थोड़ा सा रिस्क वाली सिक्योरिटी लेते हैं, थोड़ा सा लेस रिस्क वाली सिक्योरिटी लेते हैं। अब इसको चूज करने के लिए ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए, आपको ये समझ होनी चाहिए, इतनी फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए जिसके बेस पे आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको क्या लेना है और क्या आपके लिए सही रहेगा, इक्विटी, डेट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब इसके अंदर जनरली एक ट्रेडिशन होता है जो कि आप भी खुद समझेंगे कि अगर कोई यंग जनरेशन का व्यक्ति है तो वो ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार होता है। यंग जनरेशन वाला जो है वो देखता है कि भैया रिटर्न ज़्यादा चाहिए, पैसे के बदले ज़्यादा पैसा आना चाहिए, उसके लिए अगर रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा तो वो लेने को तैयार होता है। बट वही अगर कोई ओल्ड एज वाला व्यक्ति है वो चाहता है कि भैया जो हम रिस्क है वो कम से कम ले, हमें कोई रिस्क लेना ही नहीं अपने जीवन में, कम से कम रिस्क वाले सौदे के ऊपर वो जाना पसंद करता है। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड है जो जनरली देखा जाता है कि यंग व्यक्ति जो है वो ज़्यादा रिस्की कंपोनेंट्स लेता है, मतलब कि वो इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करता है अपने पोर्टफोलियो के अनुसार, और जो ओल्ड एज वाला व्यक्ति है वो रिस्क कम लेता है और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, ये एक आइडियल सिचुएशन है, इसका एडवर्स भी हो सकता है। अब ये तो हो गया पोर्टफोलियो बनाने का तरीका। अब जब आप ये देखेंगे कि भैया पोर्टफोलियो जब बनाया जाए तो जो यंग व्यक्ति है वो सोचेगा ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी में डाल दे, ओल्ड एज वाला इसमें डाल देगा। अब जब ये यंग वाला व्यक्ति धीरे 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 ओल्ड एज की तरफ बढ़ेगा तो उसको अपना पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ेगा, उसको अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे चेंज करना पड़ जाएगा। तो इसके लिए एनपीएस जो है वो एक बहुत ही शानदार ऑप्शन देता है। वो कहता है आप जो चूज करो वो चूज करो क्या, लाइफस्टाइल ऑटो चॉइसेस। लाइफस्टाइल ऑटो चॉइसेस का मतलब क्या हुआ कि आपके एज के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा कि आपका पैसा कहाँ लगाना है ऑटोमेटिकली। मतलब कि एनपीएस आपको ये फैसिलिटी देता है, वो कहता है कि अभी आप जब आप होगे 25 साल के तो आपका ज़्यादा पैसा वो इक्विटी में लगाएगा और कम पैसा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाएगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इक्विटी को वो कम करता जाएगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में वो पैसा बढ़ाता जाएगा। तो इसे कहते हैं ऑटो चॉइसेस, मतलब कि ऑटोमेटिकली आपके एज के अनुसार एनपीएस डिसाइड करेगा और उस तरीके से आपके पोर्टफोलियो के कॉम्बिनेशन को वो चेंज करता जाएगा, जिसके अंदर आपको बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ऐसा पाया गया है कि ये जो ऑटो चॉइस है ये लगभग 70% लोगों ने चूज किया है। लोग ज़्यादा लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं एक बार इस ऑटो चॉइस को डाल दो, बाकी एनपीएस अपने आप देख लेगा। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी उस अकॉर्डिंग वो उस पैरामीटर को चेंज करता जाएगा। इक्विटी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के कॉम्बिनेशन का एक परफेक्ट मैच वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा। ठीक है, ऑल्दो इसका एडवर्स भी लोग लेते हैं क्योंकि 70% ही है, 30% ऐसे भी लोग हैं जो खुद से सेलेक्ट करना पसंद करते हैं। मोस्टली इसके अंदर वो लोग आते हैं जिसको इसकी एक नॉलेज है, उनको पता है कि किस तरीके से पोर्टफोलियो सिलेक्शन करना है। अदरवाइज मैक्सिमम लोग ये ऑटो चॉइस को चूज करते हैं एंड दैट्स इट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप पोर्टफोलियो सेलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि पहली बार में आप बिल्कुल सही पोर्टफोलियो बना लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप अपनी पोर्टफोलियो को बार बार चेंज कर सकते हैं। एनपीएस आपको मौके देता है, आपको कहता है आप जितनी बार भी चेंज करना चाहें। आप बीच बीच के इंटरवल के अंदर एक टाइम इंटरवल दिया जाता है कि इतने टाइम के बाद ही आप दोबारा चेंज कर पाएंगे, इतने टाइम के बाद ही आप दोबारा चेंज कर पाएंगे, बट आप चेंज कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार जो चूज कर लिया वही रहेगा। साथ ही में आपने फंड मैनेजर भी अगर चेंज करना है तो वो चेंज करने की पॉसिबिलिटी भी आपको यहाँ पे मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपका फंड मैनेजर जो है वो अच्छा आपके फंड को मैनेज नहीं कर रहा है, अच्छे रिटर्न्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो आप अपने फंड मैनेजर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है सी, लास्ट दो बातें और करेंगे फटाफट से। जो हमारा एनपीएस अकाउंट है ये बहुत ही यूनिक और पोर्टेबल माना जाता है। क्यों ऐसा माना जाता है?
क्योंकि जो एक एम्प्लॉय है वो अलग अलग एम्प्लॉयमेंट में, मतलब कि वो एक जगह नौकरी छोड़ के दूसरी जगह जाएगा तो उसका वही एनपीएस अकाउंट वहां पे कैरी ऑन रहेगा, जिसमें आपको एक PRAN नंबर मिलता है, प्रान नंबर कहा जाता है बेसिकली। ये नंबर आपका यूनिक नंबर है जो कि आपके सभी एम्प्लॉयमेंट में काम आएगा। आपको बार बार एनपीएस का अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पर्सनली एनपीएस का अकाउंट खुलवाया था और कल को आपकी जॉब लग जाती है तो भी आप अपने पर्सनल अकाउंट से ही अपने जॉब के अंदर भी कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे और आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर पाएगा। मतलब क्या है कि आपका अकाउंट एक ही रहेगा, वो आपके पर्सनल लेवल पे भी काम करेगा। आपका एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन चल रहा है, साथ ही में आपको कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूट करना है तो भी आप खुद से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको दूसरे एनपीएस अकाउंट की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आना और इसके अंदर जाना बहुत ही आसान है। किसी को एग्जिट करना है, अपना एनपीएस अकाउंट क्लोज करना है, बहुत इजीली किया जा सकता है। और कोई अगर एनपीएस अकाउंट में एंटर करना चाह रहा है तो एंटर करने के लिए भी कोई बैरियर नहीं है, किसी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं है। जस्ट वो 500 रुपए के कंट्रीब्यूशन से अपना एनपीएस अकाउंट खोल सकता है और 500 रुपए कंट्रीब्यूट करके उसको कैरी ऑन कर सकता है। ठीक है जी। एनपीएस अकाउंट को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए मैंडेटरी कर दिया गया, ये आपको पता है, बट ये ध्यान रखना है आपको कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही मैंडेटरी है, प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए मैंडेटरी नहीं है। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो चाहे अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे तो एनपीएस में आए, चाहे तो ईपीएफओ में रहे, वो उनकी अपनी श्रद्धा है, आप उस पर कंपल्शन क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको जैसे मैंने बताया एनपीएस जो है वो आपको पिलर 3 के बारे में भी फैसिलिटेट करता है। पिलर 3 क्या था? जहां पे ना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, ना आप और एम्प्लॉयर मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पिलर 3 वो था जहां पे आप पर्सनली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एनपीएस आपको वो एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आप अपना पर्सनल अकाउंट खोल सकते हैं, अपने हिसाब से पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से फंड मैनेजर को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब ये आपका पर्सनल पेंशन सिस्टम भी कहलाता है। इसलिए एनपीएस जो है वो आपको पिलर 3 की फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। एनपीएस जो पिलर 1 है वो आपने देखा था इंदिरा गांधी पेंशन योजना वाला था ओल्ड एज के लिए, वो आपका पिलर 1 था। और पिलर 2 और पिलर 3 की फैसिलिटी आपको एनपीएस अपने आप में प्रोवाइड कर देता है। तो बहुत ही जो कहते हैं एक यूनिक सिस्टम लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसने बहुत बड़ा कवरेज प्रोवाइड कर लिया है इतने ही टाइम में, और आगे आने वाले समय में भी ये बहुत अच्छे तरीके से कैटर करेगा सभी के नीड्स को और इंडिया को एक अच्छे लेवल पे एक अच्छा पेंशन का एसेट क्रिएट करके देगा, जो कि जीडीपी के अकॉर्डिंग एक अच्छा परसेंटेज होगा, जो कि और कंट्रीज को कॉम्पीट कर पाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे APY के बारे में।